नमस्कार, मेरा मध्य प्रदेश में स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक। नव वर्ष की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज सबसे पहले एक अहम खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। भोपाल में रविवार को 3 जनवरी को 2 पूर्व मंत्री एक बार फिर से मंत्री पद की शपथ लेंगे। राजभवन में दोपहर को 12:30 बजे एक सादे समारोह के अंतर्गत प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सिंधिया के समर्थक तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। इसी दौरान मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक का शपथ ग्रहण समारोह दोपहर को 3 बजे राजभवन में होना संभावित है। उपचुनाव के परिणाम 10 नवंबर को आए। इसके बाद से पहले मंत्री रहे इन दोनों नेताओं को दोबारा से मंत्री पद की शपथ लेने का इंतजार था। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया 4 दौर की बैठकें कर चुके हैं। आज सुबह राष्ट्रीय नेतृत्व ने गोविंद सिंह राजपूत और तुलसीराम सिलावट को एक बार फिर मंत्री बनाने की अनुमति दे दी है। अगर बीजेपी में सहमति बनी तो बाकी 4 खाली मंत्री पदों के लिए शपथ दिलवाई जा सकती है। और राकेश चतुर्वेदी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। राकेश, क्या जानकारी मिल पा रही? शपथ ग्रहण 2 मंत्रियों का होना तय हो गया, लेकिन क्या जो खाली पद हैं उन पर भी शपथ हो सकती है? देखिए पुनीत, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर 2 बात स्पष्ट हो चुकी है। पहला तो ये कि मंत्रिमंडल विस्तार है वो 3 जनवरी को होगा और राजभवन में 12:30 बजे राज्यपाल 2 नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगी। और उन 2 मंत्रियों की बात करें, वो मंत्री हैं सिंधिया समर्थक, जिनका की कार्यकाल बीच में खत्म हो चुका था और उपचुनाव में दोनों ने विजय हासिल की है। इन दोनों के नाम है गोविंद राजपूत और दूसरे तुलसीराम सिलावट। इन दोनों मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। ये दोनों बातें पूरी तरह से तय हो चुकी है। लेकिन जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर और अटकलें चल रही थी, जिसमें कि 4 और अभी पद खाली हैं, उनको लेकर फिलहाल सहमति बीजेपी में नहीं बन पाई है। लेकिन फिलहाल जो खबर यही है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, ये तय हो चुका है और जो दोनों मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन इन मंत्रियों की संख्या बढ़कर 2 से क्या 6 होगी, ये जरूर अभी सवाल बना हुआ है। क्योंकि बात करें बीजेपी में जिस तरह से तमाम समीकरणों को साधने के लिए जो तमाम बैठकें हुई हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व से भी चर्चा हुई है, फिलहाल उसको लेकर अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। तो ऐसे में माना यही जा रहा है कि यह भी संभावना है कि सिर्फ 2 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाए, बाकी जो 4 सीटें हैं वो फिलहाल खाली रखी जाएं। क्योंकि फिलहाल जो अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। हालांकि इस बात की भी चर्चा जोरों पर है कि इस बीच बाकी के जो मंत्री हैं, चूंकि शपथ ग्रहण समारोह लगभग तय हो चुका है, सारी तैयारियां हो चुकी है, ऐसे में जो मंत्री पद के दावेदार हैं वो जरूर सक्रिय हुए हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें, उपचुनाव में सिंधिया समर्थक जो मंत्री चुनाव हारे हैं, ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चाहते हैं कि उनके खेमे से और नए मंत्री शपथ लें। और यही बात है कि पूरी तरह से स्थिति साफ नहीं हो पाई है। वहीं शिवराज सिंह चौहान चाहते हैं कि जो उनके धड़े के जो ऐसे नेता, ऐसे विधायक जो कि मंत्री पद की शपथ लेने में अभी तक चूके हुए, उनको मौका मिले। तो अभी स्थिति जो है बाकी मंत्रियों को लेकर साफ नहीं हो सकी है। हालांकि अभी 2 दिन का समय है और इन 2 दिन में यदि किसी बात की सहमति बनती है तो जरूर नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से लगातार दबाव आ रहा था, जो तुलसीराम सिलावट और गोविंद राजपूत, जिनका कार्यकाल उपचुनाव के ठीक पहले ही समाप्त हो चुका था, ऐसे में लगातार 10 जो नतीजे भी जो है 10 नवंबर को मध्य प्रदेश में आए थे और लगातार ये दबाव बनाया जा रहा था कि दोनों मंत्रियों को कम से कम शपथ दिलाई जाए। तो ये स्पष्ट हो चुका है कि एक तो मंत्रिमंडल की शपथ होगी और दोनों नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। हालांकि बाकी अन्य 4 मंत्रियों को भी मंत्री पदों पर भी क्या नए विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। पुनीत, चलिए तो देखते हैं कि क्या वाकई में जो बाकी के खाली पद हैं उसको लेकर सहमति बन पाती है या उसके लिए अभी नेताओं को, खासतौर पर बीजेपी के नेताओं को और इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो 2 नेता जो है मंत्री पद की शपथ 3 तारीख को ले लेंगे और बाकी पदों पर फिलहाल संशय बरकरार है। इधर इंदौर में आज न्यू ईयर का गिफ्ट मिला। बतौर तोहफे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली लाइट हाउस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो आधारशिला रखी, उसमें इंदौर भी शामिल है। सीएम शिवराज सिंह इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। इस प्रोजेक्ट के तहत देश भर में 6 शहरों में किफायती तकनीक से मकान बनाए जा रहे हैं। समारोह में आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी समेत त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ये 6 प्रोजेक्ट वाकई लाइट हाउस यानी प्रकाश स्तंभ की तरह होंगे, जो कि देश में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को एक नई दिशा देंगे। ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट अब देश के काम करने के तौर तरीके का एक उत्तम उदाहरण बनेगा।
ये प्रोजेक्ट आधुनिक तकनीक और इनोवेटिव प्रोसेस से बनेंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन का समय कम होगा और गरीबों के लिए सस्ते और आरामदायक मकान तैयार होंगे। सीएम शिवराज ने कहा कि वो सभी आवासीय प्रोजेक्ट को तय समय सीमा के भीतर पूरा करेंगे। आज से अलग अलग साइट्स पर 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट का काम शुरू हो रहा है। साथियों, इंदौर में जो घर बन रहे हैं वो उनमें ईंट और गारे की दीवारें नहीं होगी, बल्कि प्री फैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल सिस्टम इसमें इस्तेमाल होगा। साल भर में 1000 मकान बनाने का लक्ष्य है। अगली 26 जनवरी के पहले इस काम में ये सफलता पाने का इरादा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, 378 नगरीय निकायों में अब तक 7,24,000 से अधिक आवास हमारे स्वीकृत हो चुके हैं। 3 लाख आवासों का काम हमने पूरा कर लिया है और 2 लाख से अधिक आवासों का काम प्रगति पर है। मैं मध्य प्रदेश की ओर से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शेष बचे आवासों का निर्माण भी युद्ध स्तर पर हम निश्चित समय सीमा में पूरा कर लेंगे। और नए साल 2021 का पहला दिन मुख्यमंत्री ने एक अलग अंदाज में भी मनाया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान एयरपोर्ट के समीप स्थित पंचशील नगर पहुंचे और गरीबों के साथ नव वर्ष की शुरुआत की। 4 परिवारों से मुलाकात की, हर संभव मदद का भरोसा दिया। पैरालिसिस से जूझने वाली द्वारकाबाई इंगले ने सीएम को अपने घर पाकर बेहद खुशी व्यक्त की। सीएम ने उनके इलाज का खर्च उठाने की बात की, उनके घर पर चाय पी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि इन सब के पीछे और सबसे नीचे वाले लोगों को ऊपर लाना ही बीजेपी का लक्ष्य है। साल के पहले दिन सीएम उनसे मिलने पहुंचे, प्रदेशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने गंभीर बीमारी से ग्रसित 4 साल के आदित्य के इलाज के लिए आर्थिक मदद की घोषणा की। इसके अलावा कल्याणी हुई दीपाली तैलंग को आर्थिक सहायता, विधवा पेंशन, सिलाई मशीन देने की बात की। साथ ही दिव्यांग शुभांगी कांबले को लैपटॉप और ट्राईसाइकिल भी दिया गया। पूरे प्रदेशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं। पहले दिन इंदौर में हूं और इंदौर में तय किया अपने उन भाई बहनों के बीच जाऊंगा जो गरीब भी और किसी न किसी कारण परेशान हैं। कोरोना काल में एक बहन कल्याणी हो गई, पति नहीं रहे, उस बहन से मिलके आया हूं, उसकी आजीविका का प्रबंध किया है। एक बेटी दिव्यांग है, उससे मिलके आया हूं। एक बेटा भी दिव्यांग है, उससे मिलके आया हूं। उनके जीवन की गाड़ी ठीक चले, इसका प्रबंध किया है। अयोध्या में निर्मित होने वाले श्री राम मंदिर के निर्माण में देश के 4 लाख गांव के 11 करोड़ परिवारों का दान इकट्ठा होगा और इसके लिए विश्व हिंदू परिषद के साथ आरएसएस अपने अनुषांगिक संगठन और राजनीतिक दलों के सहयोग से धन जमा करेगी। संघ इसे दुनिया का सबसे बड़ा अभियान बनाने के लिए देश की अधिकतम आबादी तक पहुंचना चाहता है। श्री राम मंदिर के निर्माण में देश के हर नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद 14 जनवरी से देश भर में धन संग्रह का विशेष अभियान शुरू करने जा रहे हैं। इस अभियान में संघ अपने अनुषांगिक संगठनों के साथ राजनीतिक दलों का भी सहयोग ले रहा है। संघ और विश्व हिंदू परिषद ने तय किया कि 14 जनवरी से 15 फरवरी तक चलने वाले इस अभियान के तहत कम से कम देश के 4 लाख गाँव के 11 करोड़ परिवारों के घर घर पहुँचा जाएगा। मध्य प्रदेश में 50,000 से अधिक गांव के 1.25 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य तय हुआ है। देश भर में हमारा जो रिवाइज्ड असेसमेंट है वो ये है कि हम 5.5 लाख गांवों तक जा सके। मध्य प्रदेश हिंदुत्व का हृदय है। यहाँ के लोगों ने कहा है कि हम 50,000 से ज़्यादा गांवों में जाएंगे। ना राम जन्मभूमि न्यास द्वारा किसी तरह के चंदा की मांग की गई है, ना किसी धार्मिक संस्थान द्वारा, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के नेता मंदिर निर्माण के नाम पर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। मध्य प्रदेश ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने महिला सुरक्षा को लेकर कहा कि केवल कानून पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि समाज के दृष्टिकोण को बदलना भी आवश्यक है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमने कड़े कानून का पालन सुनिश्चित करने के साथ साथ समाज की भागीदारी भी सुनिश्चित करनी पड़ेगी।
तोमर ने ये बातें सार्वजनिक परिवहन में महिला सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यशाला में कहीं। परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने कहा कि हम जैसा व्यवहार करेंगे वैसा व्यवहार हमें समाज की ओर से वापस मिलेगा। सबको अपने व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता है। कार्यशाला में सार्वजनिक परिवहन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले चालक परिचालकों को सम्मानित भी किया गया। जो कार्यक्रम आज परिचालक चालक को ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से उनकी जिम्मेदारियां बनती हैं, तो ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है। जब वो जवाबदेह बनेंगे, उनको कानून के बारे में पूरी जानकारी होगी और वो खुद की जवाबदारी समझ करके काम करेंगे, तो हमारी बेटा बेटी सुरक्षित रहेंगे। ड्राइवर कंडक्टर्स को एक संवेदनशीलता पैदा करना कि उनका क्या कर्तव्य है, उसमें क्या कर सकते हैं, उस तरह की सारी चीज़ों के लिए बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताना कि हम और क्या कर सकते हैं, उसके बारे में ये समय रखी है वर्कशॉप, और ऐसी वर्कशॉप्स और भी जगह रखने का प्लान है। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 50 साल का आज अपना जो जीवन कार्य है उसको पूरा किया है, जन्मदिन मनाया है। समर्थकों के साथ सिंधिया को 50वां जन्मदिन मनाने पर सभी ने शुभकामनाएं दी, धूमधाम से इसे मनाया। जन्मदिन पर ग्वालियर में 50 पौंड का केक काटा गया और 51 मंदिरों में सुंदर कांड का पाठ कराया गया। 50 किलो मिठाई बांटी गई। अपने क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाली शख्सियतों का सम्मान किया गया। मंदिर में सुंदरकांड में खुद ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर और सिंधिया समर्थक नेता शामिल हुए। कांग्रेसियों ने इस पर तंज कसा। उनका कहना है कि आज से पहले सिंधिया समर्थकों को ज्योतिरादित्य सिंधिया का बर्थडे इतने बड़े रूप में मनाने की फुर्सत कभी नहीं मिली, लेकिन अब फिर निकाय चुनाव है और इसीलिए सिंधिया जी याद आ रहे हैं। मैं महाराज सिंधिया के 50वें दिन पर उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। शहर भर में पूरी भारतीय जनता पार्टी और हम लोग उनका जन्मदिन मना रहे हैं। कोई सुंदरकांड कर रहा है, कोई रामायण का पाठ कर रहा है, कोई खीर बांट रहा है। मध्य प्रदेश के 2 दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बेटे एक साथ नजर आएंगे। इंदौर में युवा कुंभ का आयोजन होने वाला है, जिसका आयोजन बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे विधायक आकाश विजयवर्गीय करने वाले हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान को बुलाया गया। ये पहला मौका होगा जब दोनों बीजेपी नेताओं के बेटे एक साथ एक मंच पर होंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन 3 जनवरी को होगा। आकाश विजयवर्गीय ने बताया कि ये कार्यक्रम केवल युवाओं के लिए होने वाला है, क्योंकि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से युवा डिप्रेशन में चले गए। कई युवाओं की नौकरियां जा चुकी हैं, लिहाजा उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए युवा कुंभ का आयोजन हो रहा है। क्योंकि कार्तिकेय प्रदेश के युवा चेहरे हैं, उनकी युवाओं के बीच पैठ है, लिहाजा उन्हें मुख्य वक्ता के तौर पर बुलाया गया। कार्यक्रम में बीजेपी के दूसरे बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ और इसमें कई सारे व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित हुए, तब जॉब से वंचित हुए। ऐसे समय में युवा डिप्रेशन में ना जाए, और हमारा ये स्पष्ट मानना है कि युवा यदि सफल है तो ही देश सफल हो सकता है, और इसीलिए हम लोग ये कार्यक्रम विशेषकर युवाओं पे फोकस करके कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं बिग न्यूज़। नए साल पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को बधाई दी। ट्वीट कर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लिखा कि नया साल नई शुरुआत करने का अवसर होता है, व्यक्तिगत और सामूहिक विकास के हमारे संकल्प को बल देता है। कोविड-19 से उत्पन्न चुनौतियों को ये समय हम सभी एकजुट होकर आगे बढ़ने का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2021 के पहले दिन 6 राज्यों में 6 स्थानों पर लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री मोदी EWS श्रेणी के लोगों के लिए 1144 मकानों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आधारशिला रखी। प्रोजेक्ट के तहत मकानों को बनाने में प्री फैब्रिकेटेड सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। नए साल पर सीएम भूपेश बघेल दुर्ग में श्रमवीरों का सम्मान करने पहुंचे। सीएम ने श्रमवीरों को शॉल और मिठाई भेंट कर नववर्ष की शुभकामनाएं दी। नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए सीएम भूपेश ने जय जवान जय किसान के नारे लगवाए। इस दौरान गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी मौजूद रहे।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में पंचशील नगर बस्ती में पहुंचकर गरीब वर्ग के लोगों से मुलाकात की। सीएम ने नए साल पर लोगों को बधाई दी, उनके साथ समय बिताया। सीएम ने बस्ती में एक परिवार से मुलाकात कर चाय पी, परिवार का हाल जाना। सीएम शिवराज ने बस्ती में लोगों की मदद भी की। जबलपुर नगर निगम ने अपना फरमान वापस ले लिया है। नगर निगम ने गार्डन में वॉक करने के लिए एंट्री फीस लगाई थी, जिसका लोगों ने जमकर विरोध किया। इसके बाद अब नगर निगम ने ऑक्सीजन टैक्स को हटा दिया है। चलिए कुछ और खबरें देखते हैं। होशंगाबाद जिले के एक मेधावी दिव्यांग छात्रा को डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने से रोकने पर हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाई। दिव्यांग छात्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन के खिलाफ नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने इन सभी पक्षों को 10 दिन में अपना जवाब देने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी। दरअसल जिले की रहने वाली 17 साल की एक मेधावी दिव्यांग छात्रा ने फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट एग्जाम पास किया, जिसके बाद उसे शहडोल के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीट अलॉट की गई। लेकिन इस दौरान छात्रा को यह कहकर एडमिशन देने से रोका गया कि वो 65% दिव्यांग है। मेडिकल छात्रों को सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी करने वाली संस्था ने 2 टूक कह दिया कि छात्रा का एक हाथ कटा हुआ है, इसलिए उसे एमबीबीएस में दाखिला नहीं दिया जा सकता। ऐसे में छात्रा ने जबलपुर हाईकोर्ट की शरण ली थी। मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी ने इस लड़की को डिनाई कर दी वो सीट, सिर्फ ये कहते हुए कि इसका एक हाथ कटा हुआ है। कम से कम एमबीबीएस तो उस बच्ची को कर लेने देते। कोर्ट में जब बहस हुई, मेरी बहस होने के बाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन को, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को एवं जो सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट बॉडी देती है उसको नोटिस जारी करते हुए 11 जनवरी के लिए अब केस नियत किया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।